तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, विद्युत रसायन। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, साम्य स्थिरांक तथा मानक सेल विभव में संबंध। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, एक रिलेशन है अभिक्रिया की लब्धि मीन्स रिएक्शन क्वोशेंट क्यूसी और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और इस संबंध को हम जानते हैं, इसको बोलते हैं क्वांट हाफ समताप संबंध। ठीक है, ये संबंध हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं नेल्सन समीकरण के डेरिवेशन में। इस संबंध का यूज करके हम यहाँ पर साम्य स्थिरांक और मानक सेल विभव में एक संबंध निकालेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जब हम जानते हैं कि अभिक्रिया में कोई साम्यावस्था लागू हो जाए तो यही QC किसके बराबर हो जाता है, KC के बराबर। मतलब ये है साम्यावस्था। ठीक है, कि सेल अभिक्रिया हो रही है मान लो और उसमें एक साम्यावस्था लागू हो जाए तो QC इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC। और हम जानते हैं कि जब साम्यावस्था लागू हो जाती है तो अभिक्रिया का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या तंत्र का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 हो जाता है। तो ऐसे में हम QC की जगह अगर KC रखते हैं तो डेल्टा G की जगह 0 रखेंगे तो हमारा संबंध निकलाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln KC। ln KC तो आप समझते हैं, मतलब log E बेस पर ही हम ln KC बोलते हैं। और 2.303 ठीक है log 10 बेस इक्वल टू ln, ऐसा लिख देते हैं log E। तो यहां पर हमारा जो है डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln KC। अब एक रिलेशन आपने पढ़ा है ना, इससे पहले भी आया है ये रिलेशन, कि ये रिलेशन होता है डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE और डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE स्टैंडर्ड। तो मैंने जहां पर डेल्टा G है वहां पर रख दिया माइनस NFE स्टैंडर्ड इक्वल टू, तो हो गया माइनस RT ln KC। या E नॉट इक्वल टू, माइनस साइन हट जाएगा, NF यहाँ अपॉन में ले लें तो RT अपॉन NF ln KC। या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वही मैंने रिलेशन रख दिया। ठीक है, कि यहाँ पर जो ln KC है इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log KC। तो इस तरह से ये बन गया हमारे पास 2.303 RT अपॉन NF log KC। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 298 केल्विन पर, है ना, कि और R की वैल्यू कितनी 8.314 रख दी जाए तो ये होता है 2.303 RT अपॉन F इक्वल टू 0.0591। तो और इसको इजी बना दिया मैंने, E नॉट इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log KC। तो log KC इक्वल टू E नॉट इंटू N अपॉन 0.0591। तो log KC तो 1 अपॉन 0.0591 की वैल्यू हो गई 16.92। बाकी E नॉट इंटू N तो ये था, मतलब यहां पर मैंने 1 अपॉन 0.0591 को लिख दिया 16.92 बस। तो log KC इक्वल टू 16.92 इंटू E नॉट इंटू N। तो KC इक्वल टू NT log 16.92 इंटू E नॉट इंटू N। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे KC की कैलकुलेशन। अब देखो बच्चों, जब आप KC निकालोगे तो इस संख्या का आपको NT log लेना होगा। तो करना क्या है कि 16.92 इंटू E नॉट इंटू N का गुणनफल निकला और मान लो ये गुणनफल आया x पॉइंट y। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो x वैल्यू है हम इसे बोलते हैं पूर्णांश। क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांश, और ये कहलाता है अपूर्णांश। ठीक है, तो पूर्णांश को तो आप 10 की पावर में लिख दो, 10 की पावर f। ठीक है, कि आपने लिख दिया 10 की पावर s पूर्णांश को, और जो अपूर्णांश मान है मतलब y का मान एंटी लॉग श्रेणी में देखकर एक अंक आगे दशमलव लगा देते हैं। मतलब हम एंटी लॉग श्रेणी में इसका मान देखेंगे y का, पॉइंट y जो भी दिख रखा है और जो भी नंबर आपको आ जाता है
ठीक है, कि आपने पॉइंट y का मान देखा, ठीक है, और संख्या मान लो मिली x y z या abc, कुछ भी एक संख्या मिल गई, मान लो आपको ये मिल गई abc टाइप, तो आप a पॉइंट b c d ऐसा लिखोगे। मतलब है कि y का मान आप एंटीलॉग श्रेणी में देखकर जो भी अंक आपको मिलते हैं उसमें एक अंक आगे दशमलव लगा दो बस, और बाकी लिख दो 10 की पावर x इंटू वाई का एंटीलॉग श्रेणी का मान। वही इसका क्या बन जाएगा बच्चों, रिजल्ट बन जाता है। अगर आपको एंटीलॉग सीरीज नहीं मिल पा रही है तो आप आंसर ऐसे भी पहचान सकते हैं कि 10 की पावर जो भी पूर्णांश लगा दिखे समझ जाओ वही केसी को इंडिकेट कर रहा है। बात क्लियर है। कहीं कहीं पर ऐसा हो जाए कि पूर्णांश मान लो ऋणात्मक हो जाए बच्चों, ठीक है, किसी केसी की कैलकुलेशन में मान लो x ऋणात्मक हो गया, ई नॉट ऋणात्मक दे दिया जाए तो x की वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपको देखना है रिजल्ट में कि 10 की पावर जितना भी x का मान ऋणात्मक है उससे एक ज्यादा दिखना चाहिए। मतलब है x का मान मान लो -10 है, तो जब आप इसका एंटीलॉग लोगे तो 10 की पावर -11 लिखा हुआ दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो वही आंसर करेक्ट होगा। बात क्लियर है। अगर धनात्मक पूर्णांश है तो सीधा आपको 10 की पावर धनात्मक पूर्णांश लगा दिखे जिस ऑब्जेक्ट में, वही उसका आंसर है। और अगर ऐसा हो जाता है कि x का मान ऋणात्मक है तो आपको एक ज्यादा ऋणात्मक मान वाला 10 का घातांक देखना है कि 10 की घात जहां पर पूर्णांश ऋणात्मक पूर्णांश का एक अधिक ऋणात्मक दिखे वही उसका आंसर होगा। जनरली आपको नीट में इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बाकी अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है रिजल्ट तब फिर आपको एंटीलॉग सीरीज की जरूरत पड़ सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल से Zn/Zn/SO4, ठीक है, और CuSO4/Cu, ई नॉट दिया है 1.10, तो Kc और डेल्टा G नॉट क्या होगा। तो log Kc की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली 16.92 इंटू n इंटू ई नॉट, इसमें n की वैल्यू 2 हो गई, ई नॉट मैंने दे दिया, ये आ गया 37.224। तो देखो यहां पर जब आप ये लोगे कि ये आ गया आपके पास log, ठीक है, कि यहां पर आपने लिखा है कि ये आ गया log Kc, ठीक है। तो यहां पर जब आप ऐसा लिखोगे Kc इक्वल टू क्या, एंटीलॉग 37.224, तो ये मान क्या है बच्चों, पूर्णांश, और ये मान क्या है, अपूर्णांश, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। तो आप देख रहे हैं कि पूर्णांश को मैंने 10 की पावर में लिख दिया इंटू, अब आपके पास 0.224 का एंटीलॉग में मान देखो, मान लो ये आपने देखा 0.224 का एंटीलॉग में मान और ये आया 1875, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, तो आप यहां पर एक अंक आगे क्या लगा दोगे, दशमलव। तो इस तरह से 1.875 × 10 की पावर 37, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। बात क्लियर है। तो इस तरह से निकालना है आपको Kc। और मान लो आपके पास ऐसा आ जाता है log Kc इक्वल टू -10.375, तो जब आप Kc लोगे तो ये हो जाएगा -11 और 0.37 आप एक में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.63, ठीक है। तो इसमें से मतलब इसमें -1 और इसमें +1 जोड़ के तो ये तो हो गई -11 और इसमें +1 जोड़ दो तो 0.63 जो भी मान आ जाता है आपके पास। अब आप इस 0.63 का वैल्यू का एंटीलॉग आप सीरीज में देखोगे तो ये मान तो ऋणात्मक हो गया, लेकिन ये मान तो हमेशा ही धनात्मक होगा। और इस तरह से आपके पास जब Kc लिखोगे, ठीक है, कि मतलब आपने इसका एंटीलॉग देखा तो 10 की पावर -11 इंटू 0.6 है तो लगा 4.0 ऐसा लिख दिया। तो ऐसा कोई रिजल्ट अगर आपके पास दिखता है तो मैंने लॉग एंटीलॉग निकालना बता दिया, इसका तो सीधा सीधा था। अब हमें निकालना डेल्टा G नॉट, तो -NFE से निकाल लो, n की वैल्यू रख दी, फैराडे की वैल्यू रख दी, E दे दिया, तो ये आंसर कूलॉम इंटू वोल्ट मींस जूल में आंसर आ गया, ठीक है।
अब एक रिलेशन और बता दूं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया, सेल अभिक्रिया का एंट्रोपी परिवर्तन और सेल विभव में संबंध। तो डायरेक्ट ये संबंध याद कर लेना है, डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इंटू पी। अब डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, तो ई टू माइनस ई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो इस तरह से E1 T1 ताप पर सेल विभव है, E2 T2 ताप पर सेल विभव है। जैसे यहाँ पर Cu प्लस 2Ag प्लस Cu2 प्लस Ag, 300 केल्विन पर ई नॉट सेल है 0.46, 340 पर है 0.50, तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। तो यहां पर आपने डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी से E2 माइनस C1 की वैल्यू निकाल ली, जो आई टेल्स की पावर -3। बस अब आपने इसमें रख दिया n की वैल्यू, फैराडे की वैल्यू, और इससे ठीक है, इसको बोलते हैं सेल ताप, सेल स्थिरांक का ताप गुणांक। ठीक है, इस तरह से तो ये निकाल लिया आपने और ये वैल्यू रख दी, तो याद 193 जूल केल्विन इनवर्स, क्योंकि देखो n नंबर है, इसकी यूनिट कूलॉम में होती है। डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी की यूनिट में आप देखोगे तो यहाँ पर ई की हो गई वोल्ट में, तो कूलॉम इंटू वोल्ट है ना, और टी हो गई केल्विन में, तो इस तरह से आ गया जूल पर केल्विन। अब एक आते हैं व्यापारिक सेल। तो देखो बच्चों, व्यापारिक सेल ऐसे सेल जिनका उपयोग स्थानांतरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत की तरह किया जाता है, व्यापारिक सेल कहलाते हैं। बात समझ गए। जैसे बैटरी है, आप घड़ी में है ना, और मोबाइल में बैटरी लगी हुई है, या घड़ी का सेल देख लो, रेडियो का सेल, टॉर्च का सेल, आपकी गाड़ी में जो बैटरी लगती है, ये सब व्यापारिक सेल है। तो इनका उपयोग स्थानांतरणीय मतलब एक जगह से दूसरी जगह हाथ से उठा के हम विद्युत स्रोत को ले जा सकते हैं। इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं। प्राथमिक सेल, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय सेल, ऐसे सेल जिनकी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल या अनुत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। समझ गए बच्चों। ऐसे सेल जिनकी रेडॉक्स अभिक्रिया को आप उत्क्रमित नहीं कर सकते, मीन्स ये दोबारा पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते, इनको बोलते हैं प्राथमिक सेल। जैसे शुष्क सेल और मरकरी सेल। मरकरी सेल मतलब जो घड़ी में गोल वाला बटन जैसा दिखता है। शुष्क सेल लेकलांसी सेल इसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेकलांसी सेल, जो कि रेडियो या टॉर्च में डलता है, गोल वाला निप्पो नवीनो का। तो शुष्क सेल के बारे में एक बार देख लेते हैं। शुष्क सेल में जो एनोड है वो जिंक की प्लेट या पॉट पूरा होता है, मतलब खोखा टाइप का। विद्युत अपघट्ट जो जिंक प्लेट के चारों तरफ लगा होता है वो है NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट, जो कि स्टार्च में बनाया जाता है। तो NH4Cl और ZnCl2 ये व्हाइट सा पाउडर जो है सेल के किनारे में बॉटम में चिपका होता है। कैथोड होती है ग्रेफाइट की छड़, जो बीच में काली सी छड़ दिखती है और इसके चारों तरफ भरा होता है MnO2 प्लस C। यहाँ ध्यान रखें, C चूर्ण इस MnO2 की विद्युत चालकता को बढ़ाने का कार्य करता है। MnO2 यहाँ पर विद्युत अपघट्ट है, विभव है 1.5 वोल्ट का, लेकिन समय के साथ ये स्थिर नहीं रहता, धीरे धीरे घटने लगता है। इस तरह का सेल दिख रहा है। ये जो बीच में रॉड दिख रही है, ये है ग्रेफाइट की रॉड काले कलर की, जो कैथोड का काम करती है। और ये जिंक का नीचे एक पॉट लगा है या एक प्लेट टाइप की लगी है, जिंक ये एनोड का काम करता है। पूरा सेल ही चारों तरफ की बॉडी जिंक की बना दी जाती है कई बार। इस पॉट में किनारे में जो चिपका हुआ है ये है ZnCl2 और NH4Cl और स्टार्च का पेस्ट, और ये जो बीच में भरा है ये MnO2 और कार्बन का डस्ट भरी होती है। कैथोड पर और एनोड की रिएक्शन देखो आप। एनोड में जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहता है और ये निगेटिव चार्ज का होता है। कैथोड में MnO2 अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन में, तो ये जो MnO2 में 4+ स्टेट है इसकी, और अब ये चेंज हो जाता है +3 स्टेट में। और इस तरह से जो है MnO2 Mn2O3 में धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है, और एक स्थिति आती है जब सारा MnO2 रिड्यूस हो चुका होता है। तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिख दें, Zn + 2 MnO2 + 2 अमोनियम आयन, तो बनता है Zn2+ + Mn2O3 + 2 अमोनिया + H2O। और ये जो अमोनिया बन रही है वो जिंक आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती रहती है। तो इस तरह से काम करता है ये सेल। मरकरी सेल, इसमें जिंक का एनोड होता है, कार्बन की छड़ कैथोड होती है, विद्युत अपघट्ट होता है HgO और KOH आर्द्र। ठीक है, सेल अभिक्रिया एनोड में जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहेगा और KOH के आयन से रिएक्शन करके जो Zn2 + Zno में बदल जाता है,
और कैथोड में HgO का रिडक्शन होता रहता है और Hg बनता है। और इस तरह से अगर हम दोनों रिएक्शंस को जोड़ दें तो Zn प्लस HgO इक्वल टू ZnO प्लस Hg। इसका विभव 1.35 वोल्ट होता है और समय के साथ स्थिर रहता है, इसीलिए घड़ियों में, खिलौनों में ये लंबे समय तक काम करते रहते हैं। और विभव स्थिर रहने के कारण कोई भी उसकी मशीनरी में या कहें कि उसके कार्य में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता, एक लंबे समय तक सेम रेट से वो काम करता रहता है। इसका उपयोग घड़ी, कान की मशीन आदि में किया जाता है। फिर आता है सीसा संचायक सेल, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैटरी है गाड़ियों में, इन्वर्टर में जो लगी है बैटरी, ये है बच्चों सीसा संचायक सेल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। तो इसमें जो एनोड है वो लेड प्लेट्स होती हैं पीवी, और जो कैथोड होता है वो पीवी और उस पर लेपित रहता है PbO2। तो एनोड लेड प्लेट्स होती हैं स्पॉन्जी लेड, और कैथोड पर पीवी और लिथार्ज। PbO2 को क्या बोलते हैं बच्चों? लिथार्ज। कई बार आता है लिथार्ज का उपयोग कहाँ होता है। और विद्युत अपघट्ट होता है तनु H2SO4 जो कि 30% द्रव्यमान अनुसार होता है, डेंसिटी होती है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आती है जब ये बैटरी दोनों प्रकार से काम करती है। ध्यान रखना, बैटरी एक गैल्वेनिक सेल भी है और एक विद्युत रासायनिक सेल भी है। तो जब इसका निरावेशन होता है, मीन्स जब ये डिस्चार्जिंग में होती है, तब ये विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल का काम करती है और स्वतः चलती है। उस समय जो लेड का एनोड है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है Pb2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। Pb2+ और H2SO4 मिलकर PbSO4 का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। कुल मिला के रिएक्शन हुई Pb प्लस H2SO4 गिव्स PbSO4 प्लस 2H+। तो ये रिएक्शन चलती है एनोड में। कैथोड में जो PbO2 है जो 4+ स्टेट में है, किस प्लस स्टेट में है? 4 में, और ये चेंज हो जाता है 2+ में। तो PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके Pb2 प्लस 2H2O, फिर Pb2 प्लस और H2SO4 मिलके बना PbSO4। और कुल मिला के ये कंप्लीट रिएक्शन हुई PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2H, तो बना PbSO4 प्लस 2H2। अगर आप इस रिएक्शन को कंप्लीट जोड़ दें तो आप देख रहे हैं Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 तो गिव्स 2 PbSO4, ठीक है, प्लस 2H2O। इस तरह से अभिक्रिया में H2SO4 की खपत होती रहती है, जिससे इसका घनत्व कम हो जाता है बच्चों। और जब घनत्व 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है तो बैटरी पूर्णतः निरावेशित हो जाती है। ओके, आवेशन की बात करें अब, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, चार्जिंग, तो ये एक विद्युत अपघटनी सेल बन जाता है। और इस प्रक्रम में इलेक्ट्रोड, जो पूर्वत इलेक्ट्रोड थे, वो विपरीत काम करते हैं। मतलब जो इसमें एनोड बनाया जाता है वो पहले कैथोड था, और जो कैथोड बना दिया जाता है वो पूर्वत एनोड था। मतलब उल्टा जोड़ दिया जाता है कि जो पहले कैथोड था उसको एनोड बना दिया गया, और जो कैथोड था पूर्व में एनोड था उसे कैथोड। तो इस तरह से एनोड में रिएक्शन होती है PbSO4 प्लस 2H2O, तो बन गया PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2। और इस तरह से आप देख रहे हैं एनोड में वही इकट्ठा हो गया जो पहले से कैथोड में था, मतलब PbO2, और कैथोड में इस तरह से Pb बन जाता है। कुल मिला के अगर रिएक्शन देखो तो बिल्कुल रिवर्स दिख रही है, ठीक है, कि 2 PbSO4 प्लस 2H2O, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। और इस तरह से आवेशन में H2SO4 फिर से निर्मित हो जाता है, जिससे इसका घनत्व बढ़ जाता है। और जब ये 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पहुंच जाता है तो बैटरी पूर्णतः आवेशित हो जाती है। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से बैटरी काम करती है। इसमें PV का जो एन फैक्टर है 2, क्योंकि Pb2+ में चेंज हो रहा है, PbO2 का भी एन फैक्टर 2 है, लेकिन H2SO4 का एन फैक्टर 1 है, क्योंकि इस अभिक्रिया में, इस पूरी रिडॉक्स अभिक्रिया में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और H2SO4 का जो रस समीकरणमित स्थिरांक है 2 है। तो एन फैक्टर इक्वल टू प्रवाहित इलेक्ट्रॉन अपॉन H2SO4 का रस समीकरणमित स्थिरांक, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हुआ। और एक और होता है इसी में उत्क्रमणीय सेल में NICD सेल। इसका जो जीवन काल है सीसा संचायक सेल, ठीक है, तो इससे ज्यादा होता है। और इस तरह से इनका जब निरावेशन होता है तो इसमें एनोड CD का होता है और कैथोड NiOH होल थ्राइस होता है, विद्युत अपघट्ट होता है KOH, एनोड पर रिएक्शन होती है CD से CD2+, और इस तरह से ये जो OH है इससे मिलकर ये CDO बना लेता है। कैथोड में NiOH होल थ्राइस का रिडक्शन होता है NiOH होल थ्राइस। पूरी अभिक्रिया इस तरह से चलती है, CD
प्लस 2NiOH का होल थ्राइस, CdO प्लस 2NiOH होल थ्राइस प्लस H2। चार्जिंग में इसका उल्टा लिख दे रिएक्शन बस कि CdO प्लस 2NiOH होल ट्वाइस प्लस H2O मिलके बना देता है CD प्लस 2NiOH होल थ्राइस। इसमें भी बिल्कुल एनोड और कैथोड को चार्जिंग के दौरान विपरीत इलेक्ट्रोड बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो दोनों सेल पढ़े बच्चों आपने, सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल, ये दोनों सेल जो हैं द्वितीयक सेल या उत्क्रमणीय सेल भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं बच्चों? कि द्वितीयक सेल वो सेल हैं जिनको बार बार जो है हम क्या कर सकते हैं, आवेशित करके, और इनको बार बार यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने प्राथमिक सेल ये आपने पढ़ा, और इसमें ये जो है आपने बैटरी सीसा संचायक सेल, यहां पर ये क्या है बच्चों, द्वितीयक या उत्क्रमणीय सेल। ठीक है, मतलब सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल ये द्वितीयक सेल हैं, मतलब इन्हें आवेशित किया जा सकता है। मतलब जो आपने ये दो सेल पढ़े हैं, तो ये द्वितीयक सेल या उत्क्रमणीय सेल है, इन्हें बार बार आवेशित करके और इन्हें कई बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, बाकी इसमें जो ईंधन सेल है और कोरोजन वो हम अगले टर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है।